खालिदा जिया ने कराया था। खालिदा जिया का कहना है कि मेरी पति की हत्या, जियाउर रहमान की हत्या इन लोगों ने कराया था। यानी ये अपने पिता की हत्या का आरोप इनमें लगा रही हैं, ये अपने पति का आरोप इन पे लगा रही हैं। आज तक इन दोनों बेगमों की लड़ाई में बांग्लादेश के लोग घिस रहे हैं यहां पर। तो ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन अब दोनों यही चुनाव में रहते हैं। इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बांग्लादेश आवामी लीग और इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी हो जाता है यहां पर। अब देखिए होता क्या है, 1986 में, 96 में, 81 में ये आई थी और 1996 में ये चुनाव जीत जाती हैं। शेख हसीना चुनाव जीत जाती हैं 1996 में और उसके बाद वो सत्ता संभालती हैं और सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी लोग जमाते इस्लामी वगैरह पे प्रतिबंध लगा देती हैं। लेकिन 1996 में 15 अगस्त का दिन था जब इसी घटना को याद किया जा रहा था कि शेख हसीना जो थी एक दुख का मतलब दुख मना रही थी कि 15 अगस्त 1975 को इनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। तो हर साल बांग्लादेश में 15 अगस्त के दिन शोक के तौर पे मनाया जाता है। ये क्या की खालिदा जिया कि 15 अगस्त को अपना जन्मदिन का केक काट दिया, भव्य तरीके से केक काट दी। इतना नीच हरकत करने की जरूरत इसे नहीं थी। किसी के परिवार में 17 लोग को मार दिया गया है, उस दिन आप जबरदस्ती अपना बर्थडे केक काटिएगा तो अच्छा, बर्थडे रहता तो केक काटती, इसका 15 अगस्त को बर्थडे नहीं है, जबरदस्ती ये बर्थडे मनाई। कैसे? तो देखिए इसके पासपोर्ट में इसका बर्थडे 19 अगस्त है, मैरिज सर्टिफिकेट में 9 अगस्त है, मार्कशीट में 5 अगस्त है और इसकी अपनी बायोग्राफी में 19 अगस्त है। यानी इसका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त नहीं है। लेकिन यह शेख हसीना के जख्मों पे मतलब नमक रगड़ने के लिए जिस दिन इनके परिवार के 17 लोगों की हत्या हुई अपना जन्मदिन मनाने लगी, इस वजह से इन दोनों की लड़ाइयां और गहराते गई यहां पर। और यही दो विपक्षी नेता में रह गए लोग पार्टी में लड़ाई मतलब चुनाव में। तो 1996 से 2001 तक शेख हसीना थी। उसके बाद 2001 में जब चुनाव हुआ तो खालिदा जिया जीत गई, 2001 से 2006 तक ये रही। बट इन दोनों में गड़बड़ी क्या है ना, घर में कैसे दो महिला लड़ती हैं सब, इस देश में दोनों महिला लड़ रही थी सब, एकदम भयानक, एकदम बकोटा बकोटी। तो यहाँ पे ना ये इस पे आरोप लगा रही है कि चुनाव में ये धांधली की है और ये इन पे आरोप लगाती है कि ये धांधली की है, सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो बांग्लादेश में एक कानून बना दिया गया कि जब चुनाव होगा तो उस समय एक केयर टेकर राष्ट्रपति बनाया जाएगा और सारी शक्तियां उस राष्ट्रपति को दे दी जाएगी चुनाव के दौरान, ताकि किसी के पास शक्ति ही न रहे कि मिसयूज कर सके। तो केयर टेकर राष्ट्रपति का कंसेप्ट आया कि भैया यही केयर टेकिंग करेंगे, चुनाव इन्हीं के मद्देनजर अच्छा से होगा। तो केयर टेकर राष्ट्रपति बनाया गया फखरुद्दीन अहमद और खचरा निकला। ई का किया कि इसको केयर टेकर बनाया गया। अब तो कहा कि ठीक है केयर टेकर होगा, आप लोग से शक्तियां ले ली जाती हैं, चुनाव होगा। जैसे शक्ति ले लिया ना तो दोनों को जेल डाल दिया, कहा भागो यहां से, हम रहेंगे राष्ट्रपति। पूरा शक्ति अपने ले लिया, 2 साल तक सत्ता खुद चलाया, 2006 से 2008 तक। 2006 में चुनाव होने वाला था, तो गजब बंदरबाट हो गया, दोनों को जेल डाल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ तो जेल से बाहर निकली और 2008 में शेख हसीना जीत गई। 2008 से 13 तक जीती, फिर 13 से 18, 18 से 24 जीती, बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ था, और फिर 2024 में चुनाव हुआ, फिर जीत गई। ये चौथी बार प्रधानमंत्री बन रही है शेख हसीना, जिस वजह से इन्हें डिक्टेटर कहा जाने लगा। और ये चुनाव में हारने लगी खालिदा जिया। ये कट्टरपंथी है, पाकिस्तान के समर्थित है। दूसरा, इनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपया के घोटाले का आरोप लग गया, 2018 में जेल चली गई। तो खालिदा जिया का करियर खत्म हो गया था और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनकर जीत गई। भारत के लिए बहुत अच्छा है। शेख हसीना का एक और लड़ाई हो गया मोहम्मद यूनुस के साथ। मोहम्मद यूनुस बहुत अच्छे इंसान हैं। बांग्लादेश में इन्होंने देखा कि लोगों के पास पैसे की कमी है, उनके पास आइडियाज की कमी नहीं है, पैसे की कमी है यहाँ पर। अब जैसे किसी को बहुत अच्छा खाना बनाने आता है और अगर पैसा नहीं है तो किसी होटल में जाके बावर्ची का काम करेगा, लेकिन अगर आप उसे पूंजी दे दीजिएगा तो उस पूंजी की मदद से वो अपना होटल खोल लेगा। तो इन्होंने यही चालू किया, माइक्रो क्रेडिट चालू किया, थोड़े थोड़े पैसे देने चालू किए। और इन्हीं का कंसेप्ट आज पूरी दुनिया में लगता है कि आजकल कोई भी कुछ पैसे देके मोबाइल ईएमआई करा लेता है, वॉशिंग मशीन ईएमआई करा लेता है। तो छोटा छोटा दुकानों पे जाके आप ईएमआई पे लेते आते होंगे। ये इन्हीं का कंसेप्ट है, मोहम्मद यूनुस का कंसेप्ट है। आजकल तो वही हो गया है, सोचा लड़का सब ईएमआई पे आईफोन लेके चमका रहा है सब, अरे क्या जरूरत है दिखाने का। तो ये वाला कंसेप्ट इनका था। लेकिन इन्होंने सोचा कि हम भी क्यों ना चुनाव लड़ ले। तो 2007 में इन्होंने नागरिक शक्ति पार्टी बनाया, लेकिन चुनाव हार गए। तो बांग्लादेश की शेख हसीना का अब इनसे विवाद होने लगा कि भैया इनको निपटाओ।
कोई भी बांग्लादेश में गड़बड़ी होता था तो शेख हसीना इन्हीं की ओर आरोप लगा देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस को पद्मा नदी में डुबा देना चाहिए, जब उनको मरने वाले हो तो वापस निकाल देना चाहिए, अभी डुबाना चाहिए, तड़पा तड़पा के रखना चाहिए। तो शेख हसीना का इनके साथ भी विवाद चल रहा था। अभी यही है केयर टेकर प्रधानमंत्री बांग्लादेश का। देखिए बांग्लादेश में दो प्रमुख नदी देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहेंगे लेकिन बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा कहते हैं। तो जो पद्मा नदी में डुबाने की बात थी वो एक्चुअल में गंगा नदी है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाती है, इनकी संयुक्त धारा में एक मेघना आके मिलती है, तो इनको संयुक्त, दोनों की संयुक्त धारा को हम मेघना नदी कहते हैं। ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है। अब देखिए जब 2024 में शेख हसीना चुनाव जीतती हैं तो चुनाव जीतने के बाद एक बहुत ही मैच्योर्ड प्रधानमंत्री के तौर पर ये अपने देश का भला सोचते हुए भारत को भी लेके चलती हैं, चाइना को भी, रसिया से भी। यानी बांग्लादेश तीनों को बैलेंस करके चल रहा था। न ज्यादा रसिया, चाइना, इंडिया किसी को ज्यादा फेवर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये हकीकत भी है। और ये बहुत मेजोरिटी से जीत के आई थी, 300 में से 222 सीट यानी 41% चुनाव जीत के आई थी वोट। लेकिन एक रिजर्वेशन की वजह से यहां बवाल हो गया। रिजर्वेशन था कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी स्वतंत्र कराने के लिए बांग्लादेश में, उसमें कुछ आरक्षण की व्यवस्था की थी। बांग्लादेश में आरक्षण जाति धर्म के नाम पे नहीं है, स्वतंत्रता सेनानियों को है। तो 1972 में 30% आरक्षण दिया गया स्वतंत्रता सेनानियों को कि जो फ्रीडम फाइटर हैं। लेकिन 1972 के बाद 1997 में यह 30% आरक्षण उन फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी दे दिया गया। तो लोगों ने कहा कि भैया फ्रीडम फाइटर के बच्चों को क्यों दे रहे हो? फिर लोगों ने बर्दाश्त किया कि चलो भाई बच्चे को दे देते हो, ठीक है। 2010 में शेख हसीना जब प्रधानमंत्री आती थी तो फ्रीडम फाइटर को बहुत महत्व देती थी, क्योंकि फ्रीडम फाइटर इनके पार्टी में ज्यादा थे। तो फ्रीडम फाइटर के नाती पोता को भी आरक्षण दिया गया। ये और बांग्लादेश में होने लगा कि भैया आप सबको आरक्षण देते जाएंगे, जो लड़ा था उसको दिए, ठीक है, उसको बच्चा को दिए, फिर बच्चा के बच्चा को दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो जब विरोध होने लगा तो शेख हसीना ने 2018 में यह 30% आरक्षण खत्म कर दिया। तो देश में बवाल खत्म हो गया, आरक्षण को खत्म कर दिया। लेकिन इसी बीच एक स्वतंत्रता सेनानी पहुंच गया हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में कहा कि नहीं, हमें आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसी साल 2024 में हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, वापस 30% दे दो। तो भैया इसमें शेख हसीना ने तो दिया नहीं था, इसमें तो हाईकोर्ट ने दिया था। लेकिन लोग भड़क गए शेख हसीना पे। याद कीजिए यही घटना हुई थी मणिपुर में। कोर्ट ने डिसीजन दिया था आरक्षण के लिए, और कोर्ट के डिसीजन के बाद इतना भीषण बवाल हुआ था। और बांग्लादेश में भी कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद भीषण बवाल हो गया। ढाका यूनिवर्सिटी के बच्चे जो थे सड़कों पे निकल गए। इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो गई, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई, और शेख हसीना थोड़ी रिजिड हो गई। उनको इंटरनेट शटडाउन उसी समय कर देना चाहिए, और किसी भी कार्रवाई करो तो गुप्त ढंग से कार्रवाई करो। और ये स्टूडेंट बहुत भयानक बगावत ले लिए, और इसमें एक बहुत बड़ी घटना हो गई। जब पुलिस गोली चलाई तो कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए कुछ बच्चे, जिससे कि युवा और भड़क गए। युवाओं को प्यारे से समझा सकते हैं, धमका के तो युवाओं को नहीं समझा सकते हैं। इसी बीच जब आंदोलन चल रहा था तो मीर मगदो नाम का एक व्यक्ति था, मीर मगदो था, वो पानी पिलाता था सबको, जो आंदोलनकारी थे, पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। तो इसी दौरान जब पुलिस गोली चलाई ना तो उसको लग गया। अब भीषण और बवाल हो गया कि भैया वो तो पानी पिला रहा था, आंदोलन नहीं कर रहा था, तुमने गोली मार दिया। और उग्र हो गया आंदोलन। इसी बीच यूनिवर्सिटी के 3 विद्यार्थी, नाहिद, आसिफ और अबू बकर, इन 3 जो मेन लीडर थे, पुलिस इनको उठा लेती है अलग अलग जगहों पे, और सिविल ड्रेस में पुलिस उठा लेती है। और इन लोग को इतना मार मारती है, इतना मार मारती है, अब मार के अब वीडियो बनवाती है। तो ये लोग कहते हैं आंदोलन मत कीजिए, लेकिन जब मारे रहेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये लोग कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने अरेस्ट किया है। तो बांग्लादेश की पुलिस कहती है नहीं, हमने अरेस्ट नहीं किया है, पता नहीं कहां से वो वीडियो बना है। तब तक इसी बीच बांग्लादेश पुलिस जब इसमें नाहिद को उठा रही थी तो उस दौरान एक वीडियो बन गया था कि पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। अरे बांग्लादेश का पुलिस, तुम लोग को इतना बुद्धि नहीं है कि इन लोग को जब उठा रहे हो तो सिविल ड्रेस में उठाओ। अच्छा, एसटीएफ सिविल ड्रेस में ही उठाई थी, लेकिन उनके गाड़ी पे लिखा हुआ था पुलिस। बकलोल कहीं का भाड़ा पे बोलोरो ले आता, पता नहीं चलता। तो किसी ने वीडियो बना लिया था कि पुलिस ने उठा के ले गई है। फिर पुलिस के ऊपर दबाव बना तो पुलिस इन तीनों को छोड़ी। जब इन तीनों को छोड़ी तो मीडिया वाले पूछे कि आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया था कि आंदोलन रद्द कर दिया जाए। तो उन्होंने अपना कपड़ा हटा के और जब जख्म दिखाया मारपीट का, और रो रो के जब वीडियो बनाए, तब पूरा उग्र हो गया बांग्लादेश और कहे कि अब सीधा कूच करते हैं, मार्च करते हैं। कहां पर? बांग्लादेश में शेख हसीना के भवन पर। और इस दौरान पूरी भीड़ शेख हसीना के दरवाजे तक चलने लगी। शेख हसीना ने हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाया, जिसमें वकारुज्जमा सेनापति भी उसी में
उपलब्ध थे वहां पर। सेनापति के साथ ही इंटेलिजेंस हेड जो थे वकारुल हसन थे, और साथ ही वहां पर जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तारिक हसन सिद्दीकी भी थे। ये तीनों लोग मिलकर शेख हसीना को कहें कि हम भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम लाठी नहीं चार्ज कर सकते हैं, गोली नहीं चार्ज कर सकते, आप यहां से चले जाइए, बांग्लादेश छोड़ के आप चली जाइए। ये जाने को रेडी नहीं थी, तो इनके बच्चे को अमेरिका में फोन लगाया गया और इनकी बहन से जब बात कराया गया तो इन लोगों ने समझाया कि भीड़ ने ही 17 लोगों को मार दिया था घर में घुस के, आप ही बची हैं, एगो अब खाला बचल है, चल आइए फिर कभी जाइएगा वापस। तो 40 मिनट का समय दिया गया और सेनापति ने इन्हें वापस हेलीकॉप्टर से फिर जहाज में बैठा के भारत भेज दिया। जबकि ये सेनापति बनने लायक नहीं थे, वकारुल जमा सेकंड सीनियर थे, इनको जानबूझ के शेख हसीना ने प्रमोशन दिया था इसी साल 11 जून को कि आप बनिए। ये उनके रिश्तेदार लगते हैं, ये शेख हसीना की ना शेख रेहाना के देवर लगते हैं, तो रिश्तेदारी में बांटेंगे लोग यहाँ पे। और हो गया कांड यहाँ पर, फिर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, हेलीकॉप्टर से फिर जहाज में बैठी और जहाज में इनका सुपर हरकुलियस जहाज हिंडन एयरपोर्ट पे ले आके लैंड किया यहाँ पर। इस बीच जो शेख हसीना का बंगला था गोनो भवन, उसमें उग्रवादी घुस गए थे। सर आपको क्या लगता है ये लोग शेख हसीना को छोड़े होंगे? शेख हसीना की साड़ी उठा ले गए लोग, अंडरगारमेंट लेके चले गए सब यहाँ पे, शेख हसीना का चिथड़ा उड़ा देते सर। तो शेख हसीना का निकलना तो खैर वहां पे था, लेकिन भारत का इंटेलिजेंस फेल्योर था यहाँ पर। भारत को सोचना चाहिए, एक इंदिरा गांधी का समय था जब मुक्ति वाहिनी को घुसाकर, हमारे सैन्य मानेकशा सेना घुसाकर वहां पाकिस्तान की सरकार उजाड़ दिए, पाकिस्तान से विभाजन कर दिए, वहां का स्वतंत्र सरकार बना लिए और वहां अपनी पसंद का सरकार भी बैठा दिए। और एक अभी का इंटेलिजेंस हमारे यहाँ का चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहा है, हाँ तो बांग्लादेश के हेलीकॉप्टर से आए, और हमारी मीडिया कह रही है कि शेख हसीना की जहाज के पीछे हमने 2 राफेल लगा दिया था कि सुरक्षित वापस आ सके। हाँ मतलब अरे बैल तो एकरों में अपना काबिलियतें दिख रहा है। यही चीज अगर इजराइल में होता तो स्टूडेंट लोग कभी गायब हो जाते, लोग पते नहीं चलता। ये तीनों स्टूडेंट में पता चलता ये उसको मार दिया, वो उसको मार दिया, दूसरे जगह हो जाता है। यहाँ पे ये गलत है। शेख हसीना का जाना मतलब वहां से भारत का जाना। अब वहां सब जितनी ताकतें आएंगी सब उठपटांग आएंगी। अब वहां का सेना प्रमुख तो अलग था, बताइए, इसमें मिलने सेना प्रमुख भी मिला जुला था और इसने ही घोषणा किया कि हम सरकार बनाएंगे। और एक भारत है जहां पे इतने प्रोफेशनल ढंग से सेना, हमारे सेनापति उपेंद्र द्विवेदी सर, हमारी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, इतने मतलब इतने बड़े पोस्ट पे जो 13-14 लाख सेना को मतलब कंट्रोल कर रहा है। हमारी जब मुलाकात हुई थी तो हम कहते कि सर हमको भी जाना था फौज में, अगर हम रहते तो आपके अंडर कमांड हम कहीं ड्यूटी पे रहते। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जो मिडिल क्लास है, गरीब है, इन लोगों को आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो सोचिए भारत के एक सेनापति हैं जिनको इतनी व्यस्तता के बावजूद इतना पता रहता है देश के बारे में। यहाँ पर 13 लाख की 14 लाख की फौज को ये लोग संभाल रहे हैं। और एक ही बांग्लादेश का है, इसके यहाँ सेनापति इतना लोगों को रोक नहीं पाया, बताइए, इतना भीड़ को नहीं रोक पाया। अब वही भारत की सेना को दे दीजिएगा तो कचूमर निकाल दिए रहते। तो खैर सैल्यूट हो हमको भारत की सेना, हमारे पूरी सेना के ऊपर जो इतना डिसिप्लिन तरीके से प्रोफेशनल ढंग से देश की सेवा करते हैं। अब सेना, अब बांग्लादेश की कमांड आ गई है मोहम्मद यूनुस के पास। इनमें इन 3 प्रदर्शनकारियों को भी रखा गया है, इंटेलेक्चुअल लोगों को रखा गया, वकील, जज, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ महिलाएं हैं। अब वो लोग बांग्लादेश को एक नए ढंग से चालू करेंगे, लेकिन बांग्लादेश में उपद्रव बहुत ज्यादा हो गया है। अब कई लोग का कहना है कि अमेरिका का इसमें चाल नहीं था, बिल्कुल चाल था अमेरिका का। अमेरिका देख रहा था कि बांग्लादेश कैसे इंडिया को भी बैलेंस कर रहा है, चाइना को भी, रसिया को भी बैलेंस कर रहा है, इसलिए अमेरिका को यह पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए अमेरिका चाल चलने लगा और बार बार बोलता था कि बांग्लादेश में चुनाव अच्छा से नहीं हुआ है। भैया अमेरिका में कौन सा चुनाव अच्छा से हुआ था? ट्रंप तो खुदे आरोप लगा रहे थे उनको जबरदस्ती हराया गया यहाँ पे। तो अमेरिका ने क्या कहा, मतलब शेख हसीना का कहना था कि अमेरिका यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है। क्यों? क्योंकि चाइना के जितने भी जहाज हैं ये मलक्का स्ट्रेट से निकलते हैं, इस पर नजर रखने के लिए चाइना चाहता है, अमेरिका चाहता है। तो शेख हसीना ने मना कर दिया कि यहां अगर अमेरिका को दे देंगे तो भारत भी नाराज हो जाएगा, चाइना भी नाराज हो जाएगा, इन दोनों की वजह से रसिया भी नाराज हो जाएगा। तो मना कर दिया यहाँ पर, यही आरोप लगाई थी अमेरिका के ऊपर। अभी हाल ही में अमेरिका के डेलीगेट्स आए थे सब बांग्लादेश में। अब देखिए, जय हिंद। इजराइल जो देश है उसके दक्षिणी भाग यानी गाजा में तो युद्ध चल ही रहा था। अचानक से 17 सितंबर के दिन इजराइल के ऊपरी भाग यानी ऊपरी देश लेबनान के बाद हिजबुल्लाह नाम का जो आतंकवादी संगठन है, जिसे उसे इजराइल से काफ़ी उसका टसन चलता है, वहाँ पर अचानक से लगभग 3000 लोगों के जेब में ब्लास्ट होना चालू हो गया और इसमें लगभग 27 से 2800 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। किसी का पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आई है, किसी की आंतें बाहर आई हैं,
कुछ लोग का आंख खराब हो गया है। तो लगभग लगभग जो भी लोग इसमें जख्मी है वो लाइफ टाइम तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। किसी का हाथ उड़ गया है, आंख खराब हो गई, जिंदा बच जरूर जाएंगे, लेकिन इतना बेरहमी से मारा गया है कि अब वो एक आदमी अगर मर जाता तो एक आदमी की कमी हो जाती, लेकिन वो ऐसा बचा रहेगा कि उसके लिए लाइफ टाइम एक आदमी देखभाल के लिए चाहिए। ये अटैक कैसे हुआ, और ये इजराइल है, इजराइल के ऊपरी भाग में, इजराइल अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल ने इस छोटे से दिखने वाले पेजर जो डिवाइस होता था उसमें ब्लास्ट कर दिया। देखिए पेजर जो होता है रेडियो की तरह काम करता है, जैसे हम लोग रेडियो लेके घूमते हैं, उसके लिए कोई टावर वगैरह की जरूरत नहीं है, रेडियो हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, इतने फ्रीक्वेंसी पे वो बजने लगता है। उसी तरह पेजर जो होते थे, ये पहले जमाने में मोबाइल नहीं होता था तो इसी पे मैसेज आते थे, और ये पहले बहुत छोटा मैसेज भेजता था। पहले केवल एक ही डायरेक्शन से भेजा जा सकता था जैसे रेडियो होता है, बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, इसमें छोटे छोटे मैसेज भी आ जाने लगे यहाँ पर। इसके लिए कोई मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि इसका लोकेशन पता नहीं चल पाता है, और ये भी मोबाइल की तरह ही काम करता था। इसे आप लोग कई मूवी में भी देखे होंगे पेजर, इसको यहाँ पे पुष्पा मूवी में देखे होंगे, इसके पे मैसेज आ जाता है इसी पेजर पे। यहाँ पर डेंजर वगैरह का यहाँ पे अपना मैसेज वगैरह भेजता होगा, ये उसका हेल्पर है। यहाँ पर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी भी देखे होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में ये जो फैजल खान रहता है, इसके पैर यहाँ पर एक तो आप देखेंगे पेजर ये डिवाइस लगा होता है। ये पेजर डिवाइस जो होता है ये उस समय मोबाइल जब नहीं हुआ करती थी तो यही मोबाइल था, ये रेडियो की तरह काम करता था, लेकिन धीरे धीरे चेंज डेवलपमेंट हुआ, अब सबके पास मोबाइल हो गया। अभी कौन पेजर लेके घूम रहा है, अब जैसे वॉकी टॉकी कौन लेके घूम रहा है, अभी रेडियो लेके कौन घूम रहा है, पहले वॉकमैन पे लोग मैच देखते थे, वैसे ही ये भी था। लेकिन इसकी एक फायदा ये था कि इससे मोबाइल जो था वो उससे लोकेशन का नहीं पता चलता था, लेकिन इजराइल ने क्या किया, लोगों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चुन चुन कर उसके ऊपर ड्रोन हमला करना चालू किया। हिजबुल्लाह को जब ये पता चला कि इसके जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो ड्रोन अटैक में कैसे मारे गए, तो वो लोग यूज कर रहे थे मोबाइल यूज कर रहे थे। उस मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से जो मोबाइल का लोकेशन दिख रहा था वही लोकेशन ये मिसाइल ऑटोमेटिक इसको कैच कर ले रहा था, और वहां पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर रहा था। ईरान में भी ऐसे कई हमले कराए गए डायरेक्ट। तो हिजबुल्लाह ने एक एडवाइजरी जारी किया कि अपने सारे मोबाइल हटा दो, फेंक दो, पानी में फेंक दो, या फिर कहीं लोहे के मजबूत ताबूत में रख दो, ताकि सिग्नल ना पता चल सके यहाँ पे, ताकि इजराइल को इसकी जानकारी ना मिल सके। और इसी ने कहा कि आप लोग पेजर मोबाइल का यूज करिए, पेजर डिवाइस का। ये पेजर से एक फायदा तो हिजबुल्लाह को ये हो गया कि इससे कोई लोकेशन नहीं बता सकता। जैसे हम कहीं रेडियो लेके सुन रहे हैं तो कोई कैसे बता देगा हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर मोबाइल लेके सुनेंगे तो मोबाइल से पता चल जाएगा कि हम मोबाइल लेके कहाँ खड़े हैं, किस टावर लोकेशन में। लेकिन अब रेडियो पे आप सुनिए तो कोई नहीं आपको होगा। सपोज कि अगर हमें कोई भाषण दे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहें कि हम देश के लिए कल एक बहुत जरूरी सूचना देने वाले हैं, लेकिन यह सूचना केवल रेडियो पे आएगा, तो कौन कहाँ से सुन रहा है किसी को नहीं लोकेशन पता चलेगा। तो इसका फायदा यही था कि लोकेशन का पता नहीं चलता था। हिजबुल्लाह अचानक से पेजर पे ही मैसेज भेजता था, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते थे। लेकिन इजराइल को इसी में एक मतलब दिमाग लगाया उसकी खुफिया एजेंसी ने, हालांकि इसमें मोसाद का कोई योगदान नहीं है, आगे समझेंगे लोग यहाँ पे। तो ये इजराइल के ऊपर लेबनान है, लेबनान ने 3000 पेजर बनाने का ठेका दिया था ताइवान को, लेकिन ताइवान की कंपनी जो थी अपोलो गोल्ड जो था पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया हंगरी की कंपनी को। हंगरी की कंपनी को जब दे दिया तो यह यहाँ बनने लगा हंगरी में। अब यूरोप में जब ये पेजर बनने लगा तो यहाँ से इजराइल का एक्सेस बहुत ईजी हो गया। जब ये हंगरी से वापस यहाँ आ रहा था, इसी बीच में इजराइल ने यहाँ पर कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अपलोड किया जो ब्लास्ट किया। आगे समझेंगे हम लोग कैसे किया था। जब ये पेजर हंगरी से 3000 की संख्या में लेबनान के पास पहुंचा, इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कहने पर इसकी एक यूनिट 8200 है, यहाँ पे इसकी मिलिट्री की एक यूनिट है, उसने क्या किया, प्रोडक्शन में ही इसके बैटरी के बगल में एक विस्फोटक लगा दिया, और उस विस्फोटक लगने के बाद ही ये पेजर पहुंचा था लेबनान में। अब ये विस्फोटक क्या था, अपोलो गोल्ड कंपनी का पेजर हो गया यहाँ पर। और इसमें क्या किया गया था, इसकी बैटरी जो थी, बैटरी ये चार्ज होता है जैसे मोबाइल चार्ज होते हैं वैसे ये भी चार्ज होता है। तो इसके बैटरी के बगल में एक छोटा सा 30 ग्राम का, महज 30 ग्राम का लेकिन बहुत खतरनाक विस्फोटक जोड़ दिया, जिसको कहते हैं PETN
30 ग्राम काफी है एक इंसान का मतलब अंग को फाड़ने के लिए यहाँ पर। तो ये इसमें विस्फोटक लगा दिया और एक छोटा सा उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, जिससे कि जैसे ये पीईटी को ब्लास्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है, तो बैटरी के बगल में ही इस विस्फोटक को रखा और एक सॉफ्टवेयर डाला जिससे कि बैटरी हीट हो जाएगी। अब वैसे वैसे बैटरी हीट होगी, वो सॉफ्टवेयर ऑन होगा तो बैटरी हीट करके इसे ब्लास्ट कर जाएगी। और हिजबुल्लाह के पास ये 3000 पेजर पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने अपने इन 3000 पेजरों को जो भी उसके खास कमांडर थे सबको दे दिया गया। कोई फल विक्रेता था, कोई ये इवन ईरान के राजदूत के पास भी ये पहुंच गया, उनकी वो आँखिए बाहर चला, ये फट गया आँखिए उनका, बेचारा ईरान को तो तबाह कर रहा है यहाँ पे। और जितने उसके खुफिया एजेंट थे सबके पास ये पहुंच गया यहाँ पे। इसी बीच ये फरवरी में आया था पेजर, फरवरी में आया था। इजराइल का था कि हम 2-3 साल बाद इसे ब्लास्ट करेंगे, जब तक कि घर घर ये पेजर पहुंच जाएगा। लेकिन इतना जल्दी अचानक ब्लास्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो हिजबुल्लाह था जिसके पास एक पेजर था, उसको डाउट हुआ था, उसको डाउट हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो इसने अपने सीनियर को बताया कि जो पेजर हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसमें हमको लगता है कुछ गड़बड़ी है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, इसका सीनियर भी मोसाद का एजेंट निकला। सोचिए, हिजबुल्लाह में जो सीनियर कमांडर है वो एजेंट निकला इजराइल का। इजराइल ने तो हिजबुल्लाह का रक्षा मंत्री मोसाद के एजेंट को बना दिया था यहाँ पर, इतना टॉप पकड़ है। तो उसने क्या किया, जो इसका सीनियर है, पेजर की जांच कराने के बजाय इसी को मरवा दिया, कहा कि इजरायली हमले में मारा गया यहाँ पर। और उसने इजराइल को संदेश भेजा कि अब इस पेजर को जितना जल्दी हो सके इसका यूज करो, अदरवाइज में 1-2 खबर आई है, जब जांच होने लगेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये खबर लीक हुई थी जुलाई में, और सितंबर में हिजबुल्लाह जो था कुछ मैसेज देना चाह रहा था, तो इसने ये सितंबर का डेट रखा कि भैया अब इसको जितना जल्दी ब्लास्ट कर दो, वरना ये किसी काम का नहीं होगा, वरना इसे ब्लास्ट करेंगे नहीं तो ये किसी काम का नहीं बच जाएगा। तो इसे ब्लास्ट करने के लिए प्लान बनाई गई। हिजबुल्लाह जो था अमूमन 12 से 4 के बीच में, 12 बजे से 4 बजे के बीच में मैसेज भेजता था कि किस तरह से इजराइल पर अटैक करना है, क्या करना है। इसी का फायदा उठा के 3:30 बजे 17 सितंबर को 3:30 बजे इसके सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया जाता है। इसे इस तरह से सेट किया गया था कि एक साथ 3000 लोगों पर मैसेज चला जाएगा। जैसे इजराइल ने वहां से मैसेज भेजा, 3:30 बजे 3000 लोगों की जेब में, अलग अलग शहर मोहल्ला गली, लोग कहीं थे, कोई गाड़ी में था, कोई घर में था, कोई दुकान पे था, उनके मोबाइल अचानक से वाइब्रेट होने लगा, पेजर जो था डिवाइस, तो उसको उठा के देखा जाता है जिससे कि क्या मैसेज आया है। तो इतना खुफिया ढंग से इसके अंदर फिट किया गया था जानबूझ के कि अगर कोई नहीं उठाएगा पेजर को तो जेब में फटेगा, तो पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आ गई है, आंत बाहर आ गया है, पेट फट गया ऐसे, और अगर कोई उठा के मैसेज पढ़ेगा क्या चीज है तो ऐसे आंख के सामने फटेगा तो आंखें फट जाएगी यहाँ पे। इतना खतरनाक इसको सिस्टम बनाया गया था। तो जैसे हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे पढ़ना चालू किया कि क्या मैसेज है, तब तक अचानक से फट गया और उनकी आंख तक बाहर आई है। इतनी बुरी तरह से हालत है कि जो बच गए हैं वो मरने से बुरी हालत में है यहाँ पे। अब उनकी देखभाल करने के लिए एक आदमी उनको परमानेंट चाहिए होगा। और ऐसा नहीं जैसे कोरोना कैसे फैला था, गली गली में कोई इधर से मर रहा है, कोई इधर मर रहा है, वैसे फैल गया, हाहाकार मच गया पूरी तरह से। हॉस्पिटल में लाइन लग गई यहाँ पर और एकदम चारों ओर से उसके हॉस्पिटल भर गए इस ब्लास्ट की वजह से। डॉक्टर्स पूरी तरह से बिजी हो गए और 3000 में से 2800 का पेजर फटा था, 2800 का, 200 बच गया है। रीजन क्या है, कोई अपना पेजर रख के बाथरूम में गया है, कोई पेजर रख के अपना सो रहा है, मतलब बॉडी से दूर है तभी बचे हैं, नहीं तो फटा पूरा एक्यूरेट है यहाँ पे। इसमें लगभग 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु का आंकड़ा और बढ़ेगा। पूरी हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं है, साइड साइड में लगा के इलाज करना पड़ रहा है। इजराइल पूरी दुनिया को दहला दिया ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। हालांकि इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। इजराइल अपने दुश्मनों को यहाँ पे, गाजा को तो निपटा दिया, यहाँ पर पारा पारी ये आ रहे हैं, जब गाजा को निपटा देगा तो अगला नंबर आएगा इसका यहाँ पर हिजबुल्लाह को निपटाना। जब हिजबुल्लाह को निपटाएगा तब ये वेस्ट बैंक को निपटाएगा, पूरा खा जाएगा फिलिस्तीन वगैरह को। गाजा को तो निपटाइए दिया यहाँ पर। तो इसको, और इसने घर बैठे बैठे बिना गोली चलाए पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया। अब हिजबुल्लाह को समझे में नहीं आ रहा है मैसेज कैसे दे, फोन पे दे कि क्या दे, तो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया इसने। और ये काम किया कौन सा, तो इसकी एक एजेंसी है जिसको कहते हैं समोन मटायम। क्या भाषा है इसका, समोन मटायम, ये हिब्रू भाषा है इसका। इसको कोड में ने पता नहीं क्या बोलते हैं हिब्रू भाषा में। यूनिट 8200 ने इसको अंजाम दिया है।
और यही है खतरनाक एजेंसी जो अंजाम देती है साइबर अटैक जब भी होगा इजराइल के थ्रू, तो यही एजेंसी हमेशा याद रखिएगा, यूनिट 8200। इसमें मोसाद भाग नहीं लेती, ये मिलिट्री का विंग है, ये बहुत खतरनाक काम करती है। इजराइल जो था यूरेनियम बना रहा था, तो जो प्रकृति से यूरेनियम मिलता है ना वो उतना अच्छा नहीं होता है, तो उसे एक सेंट्रीफ्यूल में घुमा घुमा के उसमें से निकाला जाता है। कैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं दही में से, और ऐसे दूध को मथ के, दही को मथ के यहाँ से निकाला जाता है, तो उसी तरह सेंट्रीफ्यूल होता है। इसने ऐसा अटैक किया कि सेंट्रीफ्यूल का स्पीड कभी बढ़ जाता था, कभी घट जाता था, कभी बढ़ जाता घट जाता। तो यूरेनियम दो टाइप के होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इसी को अलग करने के लिए, जैसे मक्खन और घी को कैसे अलग करते हैं, दूध दही को ऐसे अलग करने के लिए वहां पे, तो इसने क्या किया, स्पीड बढ़ाने घटाने से क्या होगा, वापस सब आपस में मिल गया यहाँ पे, जिससे कि उसको और ज्यादा मेहनत करना पड़ा। हालांकि बहुत जल्दी आप देखेंगे ईरान अपना परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईरान के परमाणु परीक्षण की बात करेंगे। अभी इसमें मोसाद हाथ नहीं था, यूनिट 8200 इसमें मेन इसका किरदार था। अभी इसके बाद हिजबुल्लाह में तो अभी ये पेजर ब्लास्ट हो ही रहा था, वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट होने लगा, 15-20 आदमी वॉकी टॉकी में ब्लास्ट में होने लगे यहाँ पे। ये भी क्या हुआ, ताइवान कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ से नहीं बना, इसमें मेड इन चाइना लिख रहा है यहाँ पे, ये भी ब्लास्ट हो गया। अब बात किस पे करें लोग, इसके अलावे लोग जो छतों पे सोलर प्लांट लगाए हैं ना, कहने के लिए सोलर प्लांट है, इसके अंदरवा बम है। अब पता ही नहीं चल रहा है उन लोग को भड़केगा क्या। अब अगला ब्लास्ट आप देखिएगा वहाँ एसी में होने वाला है, जो लोग एसी लगाए होंगे गर्मी में उड़ेगा यहाँ पर। अभी इजराइल ने ऐसे खुफिया एजेंसी में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के आसपास के एरिया में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट घूम रहे हैं, जिसको टूथपेस्ट कोई करेगा तो मर जाएगा यहाँ पे। अब कुछ दिन में ये सुनाई देने वाला है कि वहाँ टूथपेस्ट से मरने वाले हैं सब वहाँ पे। अब कोई भैया तुम लोग देखो, मंजन के जगह अब तुम लोग न दत्तवन करो भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम तो समझाइए सकते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग क्या कांड किए हो। सामने वाले का हैसियत देख के ना लड़ा जाता है। और अगर अभी पावर नहीं तो पढ़ाई लिखाई करो, 10-15 साल में परमाणु बम ले आ देना। कौन चीज चिटपुटिया फेंकते हो इजराइल के ऊपर, बताओ। ये सब घुसियाएगा सब तो इजराइल के ऊपर क्या करेगा सब, AK-47 दो चार को रॉकेट मार देगा सब। ई बेवकूफों को ही नहीं समझ में आता है कि जितना ही रॉकेट मारेगा सबको आयरन डोम से मार के गिरा देगा, और उसके बाद पूरे विश्व को कहेगा कि हम तो अपने बचाव के लिए किए हैं, क्योंकि इनको तो भाई बहाना मिल गया यहाँ पे। समझा कि चिटपुटिया मारता है सब यहाँ पे। पढ़ाई लिखाई करो, जितना ये सब पढ़े लिखे हैं सब यहाँ पे, तुम भी बना लो परमाणु बम। कौन मना किया, ये लोग पैदा हुए थे क्या परमाणु बम लेके, या अमेरिका पैदा हुआ था? भारत ने कभी परमाणु बम लेके हम लोग आए थे क्या? गुलामी झेले, 1962 की लड़ाई में हम लोगों को हैसियत दिखा दिया था चाइना ने। उसी समय हमारे देश ने सोचा था कि कुछ भी हो जाए हम परमाणु बम बना के रहेंगे। आज चाइना की औकात है? नहीं है। तो भाई तुम्हें अपने देश का रक्षा करने का अधिकार है, उसे अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है। और तुम लोग पारा पारी आओगे तो ये सबको निपटा देगा, और एक साथ आने की तो ताकत है ही नहीं है। खैर क्या ही बोलेंगे हम यहाँ पे। तो आयरन डोम से मार के गिरा देता है यहाँ पे। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब लेबनान में ये हो सकता है तो हम लोग का ही मोबाइल काहे नहीं फट सकता है? ये चाइना से बन के आ रहा है, क्या पता चाइना इसमें बैटरी की जगह पे क्या लगाया। हम लोग को दिख रहा है कि भैया इतना बड़ा बैटरी है, पता चला इसमें आधे दूर बैटरी है, आधा दूर विस्फोटक रखा हुआ है। कईयों हम लोग उधिया जाएंगे लोग यहाँ पे, कोई ठीक नहीं है। तो सरकार को चाइना से आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इवन जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाहर से किसी क्लाउड या सर्वर द्वारा कंट्रोल हो सकता है, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो भी डिवाइस बने भारत में बनते रहना चाहिए। यहाँ पर हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेक इंडिया के नाम पर यहाँ पे हम लोग यूपीआई बना के खुश हैं कि हम लोग यूपीआई बना लिए। एक दिन गूगल बाहर करेगा ना जीमेल से, सारा यूपीआई बंद हो जाएगा। हम लोग हल्ला कर रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। हम लोग डिजिटल इंडिया नहीं है, डिजिटल यूजर हैं हम लोग। अमेरिका का बनाया ट्विटर यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब, गूगल यूज कर रहे हैं। हमें भैया हम लोग यूजर हैं, हम लोग क्रिएटर नहीं है, यूज कर रहे हैं। कोई टिकटॉक पे आके नाच रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे आके नाच रहा है। कईयों बंद करेगा रूस की तरह, हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। डिजिटल इंडिया का मतलब ये थोड़ी होता है कि जियो का 1.5 GB डाटा शाम को 4 बजे खत्म करके फूंक दिए, काम खत्म, डिजिटल इंडिया हो गया। ऐसे नहीं होता है। हम लोग डिजिटल यूजर बन चुके हैं। अब जरूरत है देश को आगे बढ़ने की, अपना डिवाइस अपने कंट्रोल में रखने की, वरना एक दिन हम लोग के साथ भी कहीं क्या पता चाइना ऐसे कर दे। हम और आप क्या कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा ये लेके, जितना टीचर लोग पढ़ा रहा है ये पैनल वगैरह इंडिया में कहाँ बन रहा है? ये मजबूरी में कोई लेके आ रहे हैं लोग। हाँ, खरीद रहा आदमी इंडिया से, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, ये सब सस्ता 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 चाइना में बन रहा। घर घर में अगर वो ब्लास्ट कराना चाहे हम लोग को तो पंगु बना के रख देगा यहाँ पे। तो ये सोचने की जरूरत है दोबारा मेक इन इंडिया को, जिससे कि भारत जैसे देश को सुरक्षित किया जा सके। और 71वीं BPSC वाले जो बच्चे हैं उन लोग का बोरिंग रोड सेंटर पे 24 सितंबर को नया बैच है, और यहाँ वाला तो बैच भर गया है। और एक सूचना उन लोगों के लिए कि इस बार हम लोग
जैसे कि एक नई परंपरा स्थापित करने के लिए अलग अलग जैसे रियल एग्जाम लिए जाते हैं सेंटर बुक करके, वैसे हम लोग भी इस बार एग्जाम ले रहे हैं। तो 22 तारीख को, 22 सितंबर को बिहार नहीं भारत का सबसे बड़ा जो एग्जाम सेंटर है जहां एक साथ इतने बच्चे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, उसको हम लोग ने बुक कर लिया है। और वहां पर एक साथ बीपीएससी जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां के बच्चे बैठ के एग्जाम देंगे बापू परीक्षा परिसर में। और ये बिहार सरकार का एक सराहनीय काम है कि एक इतने बड़े सेंटर में, जैसे चाइना वगैरह में एग्जाम होता है उस तरह से होगा पूरी तरह से। तो जो भी बच्चे अभी इनरोल नहीं हुए, हालांकि सीटें लगभग 90% से ज़्यादा भर चुकी हैं और लगभग कंप्लीट ही होगा, तो जो लोग नहीं होंगे वो ऑफिस में आके अपना फॉर्म भर देंगे ताकि जाके आप लोग वहाँ एग्जाम दे सके और अच्छे से उसमें स्कोर कर सके और बेहतर नंबर ला सके। तैयारी करते रहिएगा। और जो 69 की इंटरव्यू देने वाले हैं, आप लोग के लिए इंटरव्यू पैनल स्टार्ट हो चुका है, गाइडेंस भी स्टार्ट हो गई है, कैसे कैसे गड़बड़ी नहीं करना है आप लोग को, क्योंकि इंटरव्यू का नंबर ये इस चीज़ में डिसाइड करता है कि आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा कि नहीं। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ केवल आपको 4 बोर्ड मेंबर मिलते हैं, जबकि यहाँ देखिएगा सारे लोग हमारे यहाँ एक्स बीपीएससी मेंबर, एक्स बीपीएससी मेंबर, एक्स बीपीएससी मेंबर, जितने लोग हैं ये सारे के सारे लोग ओरिजिनल इंटरव्यू लेते थे, जब वहाँ से रिटायर हुए तो हम लोग के पास आए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छी सुविधा दिया जा सकते हैं। तो ये भी स्टार्ट है। और बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे, 10th वाले और 12th वाले, अच्छे स्टैंडर्ड से पढ़ाई कीजिए ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो, चाहे आप नीट जेई में जाना चाहें या आईएएस पीसीएस में जाना चाहें। तो जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभ बैच, और जो 11th 12th वाले जो बच्चे हैं फाइनल उसके लिए एक प्रारंभ है और एक आरंभ बैच है। तो आप लोग के लिए ये है ताकि स्टैंडर्ड आपका अच्छा हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है, अब कब वो उसे ब्लास्ट करने वाला है, और हूती विद्रोहियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें कैसे चली आई, और इजराइल दोबारा युद्ध करने जा रहा है लेबनान से, अब इसको आगे निकट भविष्य में। तो इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद। एक आदमी अगर मर जाता तो एक आदमी की कमी हो जाती, लेकिन वो ऐसा बचा रहेगा कि उसके लिए लाइफ टाइम एक आदमी देखभाल के लिए चाहिए। ये अटैक कैसे हुआ, और ये इजराइल है, इजराइल के ऊपरी भाग में, इजराइल अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल ने इस छोटे से दिखने वाले पेजर जो डिवाइस होता था उसमें ब्लास्ट कर दिया। देखिए पेजर जो होता है रेडियो की तरह काम करता है, जैसे हम लोग रेडियो लेके घूमते हैं, उसके लिए कोई टावर वगैरह की जरूरत नहीं है, रेडियो हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, इतने फ्रीक्वेंसी पे वो बजने लगता है। उसी तरह पेजर जो होते थे, ये पहले जमाने में मोबाइल नहीं होता था तो इसी पे मैसेज आते थे, और ये पहले बहुत छोटा मैसेज भेजता था, पहले केवल एक ही डायरेक्शन से भेजा जा सकता था जैसे रेडियो होता है। बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, इसमें छोटे छोटे मैसेज भी आ जाने लगे यहाँ पर। इसके लिए कोई मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि इसका लोकेशन पता नहीं चल पाता है, और ये भी मोबाइल की तरह ही काम करता था। इसे हम लोग कई मूवी में भी देखे होंगे पेजर, इसको यहाँ पे पुष्पा मूवी में देखे होंगे, इसके पे मैसेज आ जाता है इसी पेजर पे। यहाँ पर डेंजर वगैरह का यहाँ पे अपना मैसेज वगैरह भेजता होगा, ये उसका हेल्पर है। यहाँ पर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी भी देखे होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में ये जो फैजल खान रहता है, इसके पैर यहाँ पर एक तो आप देखेंगे पेजर ये डिवाइस लगा होता है। ये पेजर डिवाइस जो होता है ये उस समय मोबाइल जब नहीं हुआ करती थी तो यही मोबाइल था, ये रेडियो की तरह काम करता था, लेकिन धीरे धीरे चेंज डेवलपमेंट हुआ, अब सबके पास मोबाइल हो गया। अभी कौन पेजर लेके घूम रहा है, अब जैसे वॉकी टॉकी कौन लेके घूम रहा है, अभी रेडियो लेके कौन घूम रहा है, पहले वॉकमैन पे लोग मैच देखते थे, वैसे ही ये भी था। लेकिन इसकी एक फायदा ये था कि इससे मोबाइल जो था वो उससे लोकेशन का नहीं पता चलता था, लेकिन इजराइल ने क्या किया, लोगों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चुन चुन कर उसके ऊपर ड्रोन हमला करना चालू किया। हिजबुल्लाह को जब ये पता चला कि इसके जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो ड्रोन अटैक में कैसे मारे गए, तो वो लोग यूज कर रहे थे मोबाइल यूज कर रहे थे। उस मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से जो मोबाइल का लोकेशन दिख रहा था वही लोकेशन ये मिसाइल ऑटोमेटिक इसको कैच कर ले रहा था, और वहां पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर रहा था। ईरान में भी ऐसे कई हमले कराए गए डायरेक्ट। तो हिजबुल्लाह ने एक एडवाइजरी जारी किया कि अपने सारे मोबाइल हटा दो, फेंक दो, पानी में फेंक दो, या फिर कहीं लोहे के मजबूत ताबूत में रख दो ताकि सिग्नल ना पता चल सके यहाँ पे, ताकि इजराइल को इसकी जानकारी ना मिल सके। और इसी ने कहा कि आप लोग पेजर मोबाइल का यूज करिए, पेजर डिवाइस का। ये पेजर से एक फायदा तो हिजबुल्लाह को ये हो गया कि इससे कोई लोकेशन नहीं बता सकता। जैसे हम कहीं रेडियो लेके सुन रहे हैं तो कोई कैसे बता देगा हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर मोबाइल लेके सुनेंगे तो मोबाइल से पता चल जाएगा कि हम मोबाइल लेके कहाँ खड़े हैं, किस टावर लोकेशन में। लेकिन अब रेडियो पे आप सुनिए तो कोई नहीं आपको होगा। सपोज कि अगर हमें कोई भाषण दे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहें कि हम देश के लिए कल एक बहुत जरूरी सूचना देने वाले हैं, लेकिन यह सूचना केवल रेडियो पे आएगा, तो कौन कहाँ से सुन रहा है किसी को नहीं लोकेशन पता चलेगा। तो इसका फायदा यही था कि लोकेशन का पता नहीं चलता था। हिजबुल्लाह अचानक से